जवना खातिर अलगा भइली उहे पड़ल बखरा। जी हाँ, सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ यही वाला खेल हो गया है जिसके लिए उसने तमाम जुगाड़ लगाए, अंत में वही रिजल्ट बीजेपी के हाथ आए। भारत के सबसे ऊपरी हिस्से से भारतीय जनता पार्टी को 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी सोना चांदी लूटल जाए और कोयला पर छापा पड़े, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े कथित घोटालों और फ्रॉड पर जो मोदी सरकार अंधी, गूंगी और बहरी बनकर घूमती है, वही सरकार जिन्हें पसंद नहीं करती उन्हें बिना आधार के भी लपेट देती है। न्यूज क्लिक का यह मामला बड़ा दिलचस्प है। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, यकीन मानिए आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी कि यह सरकार आखिर करना क्या चाहती है। हालांकि क्या करना चाहती है यह स्पष्ट है, सब जानते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार कहलाने का कोई अधिकार बचता है। यह मामला बड़ा गंभीर है, बेहद आसान भाषा में इस पर चर्चा करेंगे। आप सब ध्यान से देखते जाइए। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। वहीं नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तुरंत दबाइए उसको। 1-2 सेकंड का काम है, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, तुरंत दबाइए। अब एक सवाल सुनिए और उसका बेहद आसान भाषा में जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खूब सारा पैसा है और वो व्यक्ति अपने गुर्गों को पैसा देकर किसी की हत्या करवा देता है, दंगा करवा देता है। अब यदि आपको अपने क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला रोकना है, यानी अपराध कम करना है, शांति बनानी है, तो किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन गुर्गों पर जो पैसा लेकर कांड करते हैं या फिर उस पर जो पैसा देकर कांड करवाता है? यदि आप छोटे छोटे गुर्गों पर कार्रवाई करेंगे और पैसा देने वाला खुला घूमता रहेगा तो क्या अपराध कभी रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि गुर्गा पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, किसी और को पैसा देकर कांड करवाया जाएगा। लेकिन यदि कोई सरकार सिर्फ छोटे छोटे लोगों को टारगेट करने की बात करे तथा असल समस्या की तरफ ध्यान ही न दे, उधर हाथ लगाने से डरे, तो क्या कहेंगे? यह उदाहरण मैंने आपको सिर्फ आसान भाषा में समझाने के लिए दिया है। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं एकदम ध्यान से टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पिछले कई दिनों से आप लगातार गोदी मीडिया पर देख रहे होंगे बहुत सारे लपड़झंडिस न्यूज क्लिक और उससे जुड़े हुए पत्रकारों को लेकर जज बने बैठे हैं। एफआईआर की कॉपी दिखा दिखाकर इस तरह से माहौल बना रहे हैं मानो न्यूज क्लिक खुल्लम खुल्ला आतंकवादियों का समर्थन ही करता हो और ये लोग तुरंत उन्हें आतंकवादी घोषित करके फांसी पर लटका देंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कुछ साल पहले जेएनयू के छात्रों के बारे में कहा जाता था। याद करिए, कन्हैया कुमार समेत तमाम लोगों को किस तरीके से आतंकवादी साबित किया गया, लेकिन आज तक इन गोदी मीडिया के मालिकों ने मिलकर भी कन्हैया कुमार के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं करवा पाए। अब आइए न्यूज क्लिक के मामलों पर। पिछले दिनों 50 से अधिक लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, उनके फोन कंप्यूटर सब जब्त किए गए। पुलिस ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ आतंकवाद के मामले में अपराध दर्ज किया और गिरफ्तारी भी हुई। आरोप लगाया गया कि अमेरिका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉयसिंघम से प्रवीण पुरकायस्थ यानी न्यूज क्लिक के संस्थापक पैसा लेते थे और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके अनुसार न्यूज क्लिक को पैसा देने वाला बिजनेसमैन चीन के इशारे पर काम करता था, यानी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। आरोप यह भी है कि चीन की कंपनियां Xiaomi और Vivo ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए हजारों फर्जी कंपनियां बनाकर भारत में विदेशी धन लाकर इन लोगों की मदद की थी। अब दवायर पर सिद्धार्थ वरदराजन ने जो कई गंभीर सवाल उठाए हैं उनको हम आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं और अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि सरकार की कार्यशैली क्या है। सोचने वाली बात यह है कि यदि न्यूज क्लिक चीन की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था और एफआईआर को ध्यान में रखा जाए तो आतंकवाद जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहा था, तो फिर जो अमेरिकी बिजनेसमैन यानी नेविल रॉयसिंघम पैसा दे रहा था उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि यदि न्यूज क्लिक को आप खत्म कर देंगे तो उससे क्या होगा? यदि नेविल सिंघम को भारत में कुछ गड़बड़ करवाना ही होगा तो कोई और रास्ता ढूंढेगा, कुछ और लोगों को ढूंढ लेगा। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी होगी आपके अनुसार, किसी और माध्यम से आतंकवाद फैलाएगा। तो सवाल यह है कि आपने इस समस्या की जड़ में जाने का कितना प्रयास किया। एफआईआर के अनुसार नेविल सिंघम भी आरोपी बनाया गया है, मगर समझने वाली बात यह है कि यदि मोदी सरकार आतंकवाद को लेकर इतनी ही चिंतित है और सतर्क है तो क्या उसने अमेरिका की सरकार को यह बताया कि उनका एक नागरिक भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा दे रहा है? और यदि चीन की कंपनियों के माध्यम से भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा आ रहा है तो फिर मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि जिस चीन की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है, हम लोग चीन का सामान खरीद खरीद कर उसे मालामाल कर रहे हैं और उन्हीं पैसों से वो भारत में आतंकवाद फैला रहा है? और यदि ऐसा है तो मोदी सरकार अब तक क्या कर रही है? हो सके तो भारत के प्रधानमंत्री इस बात की भी सफाई उसी तरह से दे दें कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, बिना चीन का नाम लिए ही दे दें तो भी मान लिया जाएगा। मगर सवाल तो बनता ही है कि क्या अमेरिका का एक नागरिक भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए पैसा दे रहा है? इसके साथ ही दवायर की इस रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या भारत सरकार ने FATF को यह बताया कि नेविल रॉयसिंघम और उनकी कंपनियां आतंकवाद के लिए फंडिंग कर रही हैं? क्योंकि यह दुनिया में बताए जाने वाली बात है। पाकिस्तान और उसकी ISI की टेरर फंडिंग को लेकर भारत सरकार लगातार दुनिया भर के प्रमुख मंचों पर अपनी बात रखती है। तो यह बात कहां कहां रखी गई कि अमेरिका का एक नागरिक, एक बिजनेसमैन भारत विरोधी कार्यों के लिए पैसा दे रहा है? आगे यह भी सवाल उठाया गया कि क्या भारत सरकार का यह आधिकारिक रुख है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके द्वारा चलाई जा रही
सरकार भारत में आतंकवाद को प्रायोजित कर रही है, यानी बढ़ावा दे रही है, पैसा दे रही है। आप आए दिन सुनते होंगे कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है। आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता, हिंसा और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो क्या मोदी सरकार आधिकारिक रूप से यह बात कह सकती है कि चीन भारत में आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, इसलिए चीन से हमारा कोनो व्यापार नहीं होगा, हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, और अब न भारत के प्रधानमंत्री चीन जाएंगे और न वहां वाले यहां आएंगे? सवाल यह भी है कि जब न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगा कि उसने चीन से इनडायरेक्टली धन प्राप्त किया है, तो फिर क्या उन सभी भारतीय कंपनियों पर छापेमारी होगी जहां जहां पिछले 10 सालों में चीन द्वारा निवेश आया है? क्योंकि कौन सा निवेश आतंकवाद के लिए आया है क्या पता, बिना जांच के कैसे पता चलेगा? जहां एक बात और ध्यान देने वाली है, इस एफआईआर में नेवल रायसिंघम को संघाई यानी चीन का निवासी बताया गया है। इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार चीन की सरकार को पत्र लिखकर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है? हाल ही में आपने देखा कनाडा के मामले में जो भी भारत विरोधी गतिविधियां वहां चल रही थी, उसे लेकर भारत सरकार ने कार्रवाई करने के लिए कहा था। तो क्या यही काम चीन की सरकार के साथ भी किया जाएगा और कहा जाएगा कि आपके देश में बैठकर एक आदमी भारत के खिलाफ काम कर रहा है, वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, उस पर कार्रवाई करिए? क्या भारत सरकार यह कहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत में Xiaomi और Vivo कितने बड़े स्तर पर काम करती हैं, यह आप सब जानते हैं। और यदि दिल्ली पुलिस यह आरोप लगा रही है कि ये कंपनियां फर्जी कंपनियां बनाकर न्यूज क्लिक की मदद कर रही हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या Xiaomi और Vivo भारत में बैन की जाएगी? गोदी मीडिया पिछले कई दिनों से लगातार चिल्लाकर न्यूज क्लिक भारत में चीन के इशारे पर काम कर रहा था, यही बताने की कोशिश कर रहा है आतंकवाद को बढ़ावा बना दी गई है। जो भी सत्ता के खिलाफ लड़े, सत्ता से अपने हकों की मांग करे, सत्ता की विचारधारा से सहमत न हो, सत्ता से सवाल करे या फिर उनसे सहमत न हो, तो फिर वो अपने आप आतंकवादी घोषित हो जाता है। न्यूज क्लिक जैसे तमाम ऐसे संस्थान हैं जो लगातार सत्ता से सवाल करते हैं, जो कि पत्रकारिता का असली धर्म होता है, मगर आज की सत्ता के लिए धर्म अधर्म बन चुका है। पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में खड़े होकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई सारे पत्रकारों पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। कई पत्रकारों ने निशिकांत दुबे को चुनौती दी और यहां तक कह दिया कि दम है तो निशिकांत दुबे यही बात सदन के बाहर कह के दिखाएं। लेकिन निशिकांत दुबे जानते हैं कि संसद के बाहर यदि किसी पर अनर्गल आरोप लगाए तो कानूनी शिकंजे में फंस जाएंगे, और वो सन्नाटा मार गए। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर ये सारे आरोप लगाए गए, वो न्यूयॉर्क टाइम्स अब खुद ही मोदी सरकार द्वारा न्यूज क्लिक तथा अन्य पत्रकारों पर की गई कार्यवाही की निंदा कर रहा है और सरेआम ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही इसे काले कानूनों के रूप में भी बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ये भय का माहौल तैयार करने की कोशिश है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, करीब 2 साल पहले एक बार और इस तरह की छापेमारी हुई थी। उस वक्त जो ईमेल वगैरह मिले थे, उन्हीं के आधार पर इस बार इतनी बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। मगर सवाल यह है कि 2 साल तक देश भर की एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या आतंकवाद का मुद्दा भारत सरकार के लिए इतना छोटा मामला है, इतना गया गुजरा मामला है कि सालों साल उस पर सन्नाटा मारकर बैठ जाते हैं? यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 16 भारतीय पत्रकारों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए और अभी भी 7 जेल में बंद हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने गंभीर अपराध दर्ज होने के बाद भी सालों साल सरकारें इन मामलों पर सन्नाटा क्यों मार जाती हैं? द वायर ने विस्तार से सभी पत्रकारों के बारे में बताया है। सबसे पहले ये लिस्ट देख लीजिए। जेल में बंद पत्रकार आसिफ सुल्तान नाम के एक पत्रकार को अगस्त 2018 में आरोपी बनाया गया। 2018 से अब लगभग 5 साल से अधिक का समय गुजर चुका है। क्या क्या हुआ पता लगाते रहिए। घर में नजरबंद गौतम नवलखा पर भी साल 2018 में ही इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अब तक इस मामले की जांच कहां तक पहुंची, क्या निकलकर सामने आया, क्या थी पूरी कहानी, किसी को कुछ अता पता नहीं है। और समयबद्ध तरीके से जांच हो भी रही है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा जो पत्रकार जमानत पर बाहर हैं, उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके पढ़ सकते हैं। सीमा आजाद 2010 में गिरफ्तार होते हैं। विश्व विजय इन्हें भी 2010 में गिरफ्तार किया जाता है। के साहिना 2010 में, सिद्दीक कप्पन 2020 में। ये वही पत्रकार हैं जो हाथरस वाली घटना को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे थे और रास्ते में ही आतंकवादी बनाकर इन्हें उठा दिया गया, यानी आतंकवाद विरोधी धाराओं में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, उत्तर प्रदेश के ही डॉक्टर कफील खान के ऊपर किस तरीके से मुकदमेबाजी की गई और किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए सारे मामलों को आधारहीन बता दिया, ये भी ध्यान रखिए। ठीक ऐसे ही अन्य कई पत्रकार भी हैं जो जमानत पर बाहर हैं, मगर उन पर अभी आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा चल रहा है। इसमें एक नाम श्याम मीरा सिंह का भी है। इन पर भी 2021 में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। श्याम मीरा सिंह वही पत्रकार हैं जो मोदी सरकार की बखिया आए दिन उधेड़ते रहते हैं और तमाम सबूतों के साथ बात करते हैं, हवा हवाई बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मनन डार भी हैं। आगे यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि संतोष यादव जिन्हें 2020 में दोष मुक्त कर दिया गया, इसी तरह से कामरान यूसुफ को बरी कर दिया गया। अब द वायर की इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि अब तक जिन भी 16 भारतीय पत्रकारों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाया गया, उनमें से किसी को भी आरोप सिद्ध करके सजा क्यों नहीं हुई, और बहुतों की जांच सालों से चल रही है, कार्यवाही चल रही है। दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ को भी याद कर लीजिए, उन पर भी किस तरीके से कार्यवाही सामने आई थी। वो भी मुखर होकर सत्ता से
सवाल किया करते थे। क्या ये सवाल नहीं उठता कि यदि इन पत्रकारों ने सच में ऐसा कुछ काम किया है या आतंकवाद से इनका कोई लेना देना रहा है तो फिर अब तक किसी को भी सरकारें सजा क्यों नहीं दिलवा पाई? और इस काम में आज की सरकार भले ही मिलों आगे हो पत्रकारों को लपेटने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकारें इस तरह के कार्य नहीं करती थीं। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, दुनिया भर में पत्रकारिता की आजादी का जो सूचकांक है, अभी भारत की स्थिति 180 देशों में से 161वीं है। यहां एक बात और जान लीजिए, 2016 में भारत की पोजीशन 133वीं थी, मगर विश्वगुरु टाइप के नेता के 18 घंटे कार्यों की वजह से पोजीशन 161वें पर पहुंच गई है। संख्या में ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन दरअसल ये नीचे से बड़ा है। सवाल ये भी उठता है कि जिस देश में पत्रकारिता की स्थिति ऐसी हो कि दुनिया के 180 देशों में से नीचे से 19वां स्थान हो, क्या उस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के बारे में लोकतंत्र की अम्मा कहने का कोई नैतिक अधिकार है? आप बात बात में सुनते होंगे कि बीजेपी के तमाम नेता पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बिना पाकिस्तान के उनकी कोई बातें पूरी नहीं होती। आप भारत की महंगाई की बात करेंगे तो वहां से जवाब मिलेगा कि देखो पाकिस्तान वाले भूखे मर रहे हैं, मगर पत्रकारिता के मामले में तो पाकिस्तान भी हमें ठेंगा दिखा रहा है, वो भी हमसे 11 पायदान ऊपर है, यानी कि वो नीचे से 30वें स्थान पर है और हम नीचे से 19वें स्थान पर। लेकिन फिर भी हम विश्वगुरु बनेंगे, एकदम आउटरे पर खड़े हैं। इंतजार करते रहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां लगातार मेहनत कर रही हैं। ईडी के पास है, इसी तरह से ईडी के पास अजीत पवार का भी केस था, एकनाथ शिंदे का भी केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे। लेकिन क्या ईडी उनके पास जा रही है? ईडी केवल उन्हीं के पास जा रही है जो विपक्ष में है, और 2024 के चुनाव तक ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब विपक्षी नेताओं के यहां आते जाते रहेंगे। वैसे यहां एक बात और याद दिला दें, पिछले दिनों मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ईडी आप जो सबूत दे रहे हैं इनकी तो कड़ी से कड़ी जुड़ ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने मन से सबूत तैयार कर लिया है। अब जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। साल 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, तो इस कदम के बारे में आरोप लगाया गया कि अपनी राजनीतिक वजूद को मजबूत करने के लिए भाजपा सरकार ने यह सब कुछ किया है। मगर हाल फिलहाल में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव के परिणाम ने बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ नजर आया है। यहां पर कुल 26 सीटों में से इंडिया गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर 22 सीटें जीत ली हैं। इसके अलावा 2 सीट बीजेपी को मिली और 2 सीट निर्दलीय को। अब यहाँ के लोगों ने जो चुनावी फैसला दिया है, इसे भाजपा और उसके 5 अगस्त 2019 के फैसले को खारिज करने वाला करार दिया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वहां चुनाव बहाल किया जा सके। वहीं एक बात और समझने वाली है, 2 सीट जीतकर भी भाजपा फायदे में है, क्योंकि 2018 में उसे मात्र 1 ही सीट मिली थी। मगर इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का चुनावी परिणाम बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ये एक सकारात्मक संकेत भी बताया जा रहा है। 26 में से 22 सीटें जीत लेना निश्चित ही विपक्षी गठबंधन को नई ऊर्जा देगा। इसके अलावा हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनके चुनाव परिणाम भी 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। और अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इन 5 जगहों पर एक तरफ बीजेपी कमजोर नजर आ रही है और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन या कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। बाकी असली तस्वीर तो चुनाव रिजल्ट में यानी 3 दिसंबर को ही सामने आएगी। लेकिन न्यूज क्लिक के मामले में जब भी कोई अंधभक्त या भक्त आपसे टकरा जाए तो उसके सामने इन सवालों को जरूर रखिएगा। उससे पूछिएगा कि जब दुनिया भर में दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने पीएम मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर फ्रॉड के सबसे बड़े कथित आरोप लगाए, उन पर मोदी सरकार क्या कर रही है। वहां पर भी आरोप लगा कि हवाले के जरिए हजारों करोड़ रुपया काला धन इधर उधर से अडानी की कंपनियों में लगाया गया। मगर अब तक उस मामले में क्या जांच हुई, कहीं जांच हुई भी कि नहीं हुई, कहीं छापेमारी हुई कि नहीं, ईडी पहुंचा कि नहीं, ये सारे सवाल उनसे पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।